हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की जो एनसीईआरटी सीरीज है इसको कंटिन्यू करूंगी। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए, यदि आप केवीएस या फिर डी ट्रिपल एस बी या फिर एचटेक या बीपीएससी में जो आपके एग्जाम होते हैं जिसमें स्पेसिफिक साइंस पूछी जाती है, अगर आप इनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जाम के सिलेबस को यहाँ पे कवर करती है। बिकॉज ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस यहाँ पे बना रही हूँ। यदि आप बायो बैकग्राउंड के कैंडिडेट नहीं है तो पहले आप लोग कंटेंट को देख के इन टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि जब आप एनसीईआरटी कवर करें या फिर हम लोगों के जो पेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप अभी पढ़ें तो आप लोगों को वो टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और ये आप लोगों का है डे 2, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल चैप्टर को ही कंटिन्यू करूंगी। ये सीरीज यानी कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। क्लासेस का लिंक आप लोगों को मैं वहीं पे शेयर करती हूँ और डे 1 की क्लास भी आप जरूर देखिएगा, ताकि स्टार्टिंग से सारा टॉपिक आपका लिंक होते चले जाए। अब देखिए, डे 1 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि आप लोगों के आसपास दो तरीके के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम एक तरीके से प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है एक तरीके से वो पूरी तरीके से यहाँ पे बना नहीं होता और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरी तरीके से फैला होता है। अगर हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात करें जहां से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हाँ, ये जो पेड नोट्स जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इसमें आप लोगों को ये कंप्लीट कंटेंट जो है मेरे थ्रू हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा। और ये आप लोगों को जैसे कि जो भी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं उनको मैं ये रिप्लाई कर रही हूँ, ये आपका 21 अप्रैल से अवेलेबल होगा, यानी कि मंडे से आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा, तो आप तब मैसेज कर सकते हैं। डेमो वगैरह भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल जो मेन आज का ये टॉपिक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले तो आपको पता क्या होना चाहिए, ये जो यू वर्ड है इसका मतलब क्या है। यू वर्ड का मतलब है न्यू। एक तरीके से ये एक न्यू या फिर आपके एडवांस सेल माने जाते हैं। और इसमें ये जो कैरियोट वर्ड है ये आप लोगों का इसके न्यूक्लियस के बारे में बताता है कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या है, ये एक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों के साथ प्रोकैरियोटिक सेल को पूरी तरीके से डिस्कस किया था। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर एडवांस ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आप लोगों के देखने को मिलेंगे, जैसे कि जितने भी आपके प्लांट सेल हो गए, जितने भी आपके एनिमल सेल हो गए। और अगर हम इन दोनों में मेजर डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल में आपको पता है कि इसके अंदर सेल वॉल होती है। इसके अलावा एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है, जो एक तरीके से स्टोरेज मटेरियल होता है, वे छोटा होता है। एनिमल सेल का बड़ा होता है। ये मैं आप लोगों के साथ तब डिस्कस करूंगी डिटेल में जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं एक टिपिकल प्लांट सेल यानी कि एक टिपिकल नॉर्मल सेल की बात करूं तो उसके अंदर मेजर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आप कहेंगे कि बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको हम लोगों को कवर करना ही है आगे के सेशन में। इसके अलावा ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये आपका चैप्टर का एक तरीके से फाउंडेशन है, क्योंकि ये एक लिविंग पार्ट होता है पूरे के पूरे सेल का, जो हम सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा ये वाला पार्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो इसके बाहर से आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। अब अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे क्लास 11th के एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन को काफी डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो बेसिकली ये है क्या।
तो आप कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक बाउंड्री की तरह है, जो कि हमारे पूरे के पूरे सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर के मटेरियल से सेपरेट करने का काम करता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने फेमस पढ़ी होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये किस तरीके की मेम्ब्रेन है? ये एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्यों सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं? क्योंकि ये चीजों को सिलेक्ट करके ही एंट्री और एग्जिट यहाँ पे अलाउ करती है, यानी कि कोई भी चीज अंदर चले जाएगी सेल से या कोई भी चीज बाहर चले जाएगी, ये लिमिटेड चीजों को ही सेल के अंदर एंट्री या फिर एग्जिट अलाउ करता है। अब अगर हम देखें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जिसे आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये किससे बनी हुई है? ये आपका यहाँ पे मेजरली लिपिड से बनी होती है, साथ ही साथ इसमें आपको प्रोटीन और यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। अब आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट है। तो एक बार ही आप इस चीज को यहाँ पे डिटेल से देखेंगे, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैंने आप लोगों के सामने सेल के ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे डिस्कस किए, जिसमें अभी हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं जो कि आपका है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है, ये जरा देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड की ये 2 लेयर है, इसीलिए हम बोलते हैं बाइलेयर, जिसमें आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो कि बाहर की तरफ है, यानी कि ये जो आपका हेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोलर हेड। ये मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जो लेयरिंग होती है वो कैसे होती है। ये होती है आपकी पोलर हेड, और ये होती है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये वाटर लविंग होती है। अब बनी किसके से होती है? ये फॉस्फेट से आपका ये बनी होती है, ये हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये जो आपका हेड है, हेड के अलावा आप लोगों को ये 2 लाइन इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये बेसिकली क्या है? ये आपका यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर की ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल मानी जाती है। हाइड्रोफोबिक का वर्ड का मतलब क्या? हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग होती है। साथ ही साथ ये किससे बनी होती है? ये फैटी एसिड से बनी होती है। तो बेसिकली अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से यहाँ पे बना हुआ है। तो मेजर कंपोनेंट क्या है इसका? लिपिड, और लिपिड किस फॉर्म में है? बाई लेयर फॉर्म में है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें अगला जो कंपोनेंट है ये होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है इसके अंदर 2 तरीके से होता है, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है पेरिफेरल। अब इंटीग्रल वर्ड का मतलब क्या है? ये या तो फुली या फिर पार्शियली इसमें सबमर्ज्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो ये पूरी तरीके से इस लेयर को इस तरीके से कवर कर रहा होगा किसी किसी अलग अलग जगह पे, या तो ये कहीं कहीं पे आधा इस तरीके से इसके अंदर इम्बेडेड होगा, यानी कि इस तरीके से कहीं पर भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने ये टिक किए हुए हैं, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? ये इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा। अब दूसरा होता है पेरिफेरल। अब पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है? पेरिफेरल मतलब जो लेयर के बाहर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये आपका आउटसाइड बाई लेयर आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसके टॉप में या उसके बॉटम में देखने को मिलेगा। इसके साथ यहां पर हमारे क्या अटैच होते हैं? ये जो मैंने स्प्रिंग टाइप का बनाया है, ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका फॉस्फो जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है उसके बाहर होगा, उसके अंदर नहीं होता। और ये सारी की सारी अरेंजमेंट जो है वो लिंक किससे होती है? ये लिंक होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल से। आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी।
अब ये जो मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर समझाया है कि हमारा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन है वो कहीं कहीं पे पूरी तरीके से लेयर को कवर करे, कहीं पे आधी तरीके से लेयर को कवर करे, कहीं पे लेयर के ऊपर या लेयर के नीचे है। साथ ही साथ ये आपकी स्प्रिंग तरीके की कार्बोहाइड्रेट दिख रही है। ये आपको मॉडल दिया किसने? ये मॉडल हमें दिया यहाँ पे, यहाँ सिंगल और निकोल्सन ने। तो ये नाम आपको याद रखना है। और इस मॉडल का नाम इन्होंने क्या दिया? इस मॉडल का नाम दिया है इन्होंने यहाँ पे लिक्विड मोज़ैक मॉडल। अब ये सॉरी फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इन्होंने यही नाम क्यों रखा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ही नाम क्यों रखा? तो ये चीज भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो फ्लूइड है, इन्होंने क्या कहा कि एक तरीके से ये बाइलेयर जो आपकी फॉस्फो बाइलेयर है, लिपिड की लेयर क्या कर रही है? एक तरीके से फ्लूइड का काम कर रही है, एक तरीके से फ्लो कर रही है ये। और उसमें मोज़ैक मॉडल में, मोज़ैक का वर्ड का मतलब होता है कि कहीं पे फिक्स ना होना, मतलब कहीं पर भी अरेंजमेंट जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। मोज़ैक की तरह यहाँ पे प्रोटीन जो है इसके अंदर एम्बेडेड है। तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया? इन्होंने इसका नाम दिया यहाँ पे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो इस तरीके से नाम दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आपके सेल मेम्ब्रेन का मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया, इसमें बेसिक जो फ्लूइडिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करती है? इसकी फ्लूइडिटी आपकी फॉस्फोलिपिड पे आपका डिपेंड करती है। सबसे मेजर कंपोनेंट जो है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर ही है, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है जो कि जिनके फंक्शंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हो, इसका सबसे मेजर काम क्या है? इसका मेजर काम है यहाँ पे सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन का, यानी कि चीजों को सिलेक्ट करके ही एंट्री या फिर एग्जिट ये अलाउ करता है, अदरवाइज चीजें अलाउ नहीं होंगी। अब इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, इसके वजह से सेल के अंदर कई तरीके के ट्रांसपोर्ट जो है ये आपके यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर 1 पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए पैसिव वर्ड का मतलब क्या है? इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। मटेरियल जो है, ऑब्वियस सी बात है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये रब कर देती हूँ। इसके अंदर जो मटेरियल है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएगा भाई? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ताकि जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। साथ ही साथ ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो मैंने पूरा ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाया, इसके अंदर दो तरीके का आपका ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? चीजें जो है, मॉलिक्यूल जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रही हैं और मॉलिक्यूल लेयर को एक तरीके से पास करते हुए निकल रही है। अब इसी के साथ साथ एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है कि कई सारे ऐसे, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी चीजें अगर आप यहाँ पे मेरे पेड नोट्स देखते हो जो कि आपको 21 तारीख से अवेलेबल होंगे, उसमें मैं एक एक चीज को मैंने डिफाइन भी किया विद डायग्राम। तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, इसमें ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये जो आपका फॉस्फोलिपिड की जो आपकी बाइलेयर है वो इस जगह से यहाँ पे नॉन पोलर होती है। आपको पता है कि ये एक साइड आपका हाइड्रोफोबिक है, एक साइड आपका हाइड्रोफिलिक है। तो कई बार कई सारे पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं नॉर्मल लेयर से पास नहीं हो सकते। तो वो पास कहां से होंगे? वो पास होते हैं ये प्रोटीन से। वो कहां से पास होते हैं? इस प्रोटीन से यहाँ पे पास होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं एक तरीके से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, और इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बेसिकली क्या हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट में? इसमें कोई एनर्जी एक तरीके से रिक्वायर्ड नहीं है, एनर्जी की नीड नहीं है, बस हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें जो है लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रही हैं। अब इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो अगला जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में टाइप है वो है ऑस्मोसिस। अब आपने ऑस्मोसिस के बारे में तो क्लास 9 में भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है? पानी जो होता है, वाटर जो होती है, इसके मूवमेंट होती है।
ऑस्मोसिस में। और इसमें भी मूवमेंट कहां से कहां होगी भाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस के अंदर आपको दो तरीके का ऑस्मोसिस पढ़ना होता है, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से आपको क्लियर हो रहा है, एंडो में क्या हो रहा है कि वाटर का मूवमेंट कहां होगा, वाटर का मूवमेंट यहाँ पे इसके अंदर, अगर मैं वाटर का मूवमेंट पूछूं, एंडो वर्ड का मतलब क्या, अंदर। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एंडो का मतलब होता है अंदर, तो वाटर जो है सेल के अंदर की तरफ जो है मूव करेगा। और एक्सोऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं तो एक्सोऑस्मोसिस में जो है वाटर जो होता है ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर वाटर एग्जिट कर रहा है, वाटर एग्जिट कर रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये श्रिंक हो जाता है और इस केस में ये स्वेल हो जाता है। बस आपको ये चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन किए कि जब हम ऑस्मोसिस का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोगों को टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ पे पता होने चाहिए कि ऑस्मोसिस की वजह से तीन टाइप के सॉल्यूशन आपके बनते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के डिफरेंस को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे तीन अलग अलग सॉल्यूशन इस तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ। इसको आप समझ लेंगे तो यहां पर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एंड जो हाइपर हाइपो है, हाइपो, आइसो और हाइपर, इन वर्ड का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर बहुत सारा आइटम है, इसके अंदर बहुत सारा आइटम है, तो इस सेल से क्या होगा, बेसिकली इस सेल से बाहर की तरफ जो है यहां पर मूवमेंट होगी। मूवमेंट कहां होगी, बाहर की तरफ, और ये होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि इसके पास मटेरियल कम है, इसको नीड है, तो इसमें अंदर की तरफ मूवमेंट होगी, तो ये होता है हाइपोटोनिक। अगला है आपका आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि इस केस में अंदर भी मूवमेंट होगी, बाहर भी मूवमेंट होगी, अंदर भी होगी, बाहर भी होगी, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। ये होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है डे टू डे लाइफ के, तो अगर मैं आप लोगों के सामने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखूं, तो कभी भी आप देखिएगा कि अगर मान के चलिए आपके पैरों में स्वेलिंग वगैरह आती है, स्वेलिंग वगैरह आने पे हम लोगों को बोलते हैं कि नमक वाले पानी में पैर डुबा के रखो, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पैर की जो स्वेलिंग है वो चले जाती है, तो वो होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो हमारे पैर में एक्सेस वाटर है आ गया है वो वहां पर से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये चीज देखी होगी रेजिन के बारे में, जो किशमिश होता है उसको आप खीर में डालो चाहे पानी में डुबो के रखो, वो स्वेल हो जाते हैं। बेसिकली बेचारे वैसे ही सुखड़े होते हैं, उनके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तब क्या होता है बाहर से सराउंडिंग से वाटर उनके अंदर एंटर कर रहा होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आप लोगों का यहाँ पे हम लोगों का जो ब्लड है उसके अंदर आपका चीजें जो है वो न्यूट्रल तरीके से चलती है, तो वहां पे आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। अब इसके अलावा मैंने दो और टर्म लिखे हैं, एक है एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। ये दोनों के दोनों किस में देखने को मिलता है, ये अमीबा के लिए टर्म यूज किया जाता है। जब अमीबा, ये जो साइटोसिस है यहाँ पे एक तरीके से ये एक ऐसे सेल को डिनोट करते हैं जो कि फूड की मूवमेंट को यहाँ पे बताता है। अब एंडो वर्ड का मतलब वही, एक्सो वर्ड का मतलब वही। एंडो का मतलब क्या है, जब वो फूड को क्या कर रहा है, अपने बॉडी में एंटर कर रहा है। और एक्सो का मतलब क्या है कि जब वो एक तरीके से वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ये जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है दो तरीके के, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये तो हमने पूरा कवर कर लिया। अब एक और है जिसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हो। भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो कि अपोजिट चलता है, यानी कि ये चलेगा आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब अगर आप कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अगर हम मोटर से पानी ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं तो हमें अलग से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो यहां पर हम लोगों को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ये तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल में सोडियम
पोटाशियम पंप जो है इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। अब आपके एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, आपके एग्जामिनर ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछ लेते हैं, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ये जो आपके हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक ये सॉल्यूशन है, इन सब से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था हमारा पूरा का पूरा जो सेल है, हमारा पूरा का पूरा ये जो सेल है इसके मेजर 3 कंपोनेंट है। बाहर वाला ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर कई सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि सेल को अलाइव रखने का या फिर सेल को एक तरीके से यहाँ पे फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको आप पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हो, लाइसोसोम है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हो। अब अगले सेशन में हम उन चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद न्यूक्लियस को हमें कवर करना है, फिर सेल डिवीजन, इस तरीके से सेल वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शो करूंगी जो कि अब मैं डिस्कस करूंगी ताकि ये सेशन हमारा अच्छे से कंबाइन हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों से एचटेट के एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया था, जिसके अंदर हम लोगों से क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हमें बताना है इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसका पूरा ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बता दिए गए हैं। अब ये पूछा गया है कि इनमें से क्या यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए करेक्ट है, आपको वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रखा है कि अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। अब देखिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था उसकी बाई लेयर को डिस्कस किया था और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैंने बताया था ये जो हेड होता है, ये हेड कैसा होता है, हेड आपका पोलर होता है। तो ये तो आपका नॉन पोलर नहीं होता अपर लेयर, तो अपर लेयर ऐसा नहीं है, 2 लेयर है जिसमें दोनों में ही आपको पोलर हेड और यहाँ पे नॉन पोलर टेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे बोल रखा है पोलर हेड जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। अब ये जो पोलर हेड है ये आपका बना किससे है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये आपका फॉस्फेट लेयर, फॉस्फेट से बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो पोलर हेड होता है ये कैसा होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग होता है, ना कि हाइड्रोफिलिक। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको टॉपिक की डिटेल नॉलेज है तो यहाँ पर आप इस ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। अगला यहाँ पे है कि फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बाइलेयर। यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है उसमें फॉस्फोलिपिड जो होता है ये क्या बनाता है, बाइलेयर बनाता है, जो कि क्या करता है, जो कि फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर बना रहा है ये एक तरीके से फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से इस मॉडल में आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लूइड वर्ड जो है छुपा हुआ है। फ्लूइड जो है, फ्लूइडिटी किसकी वजह से है, फॉस्फोलिपिड की वजह से। मोज़ेक वर्ड जो है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये प्रोटीन के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं इसमें इम्बेडेड होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला बोल रखा है प्रोटीन फॉर्म अ मिडल लेयर। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन कोई मिडल लेयर बना रहे, ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन इसमें एम्बेडेड होते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो लेयर के बीचों बीच भी हो और मतलब पूरी लेयर को कवर कर रहे हो, या फिर वो लेयर के ऊपर या फिर साइड में हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको ईजिली क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इंग्लोव फूड टू फॉर्म फूड वैक्यूल। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 2 टर्म,
एक किया था यहाँ पे टर्म एंडोसाइटोसिस, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको DSSB के जो TGT नेचुरल साइंस का पेपर होता है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस, और दूसरा मैंने डिस्कस किया था एक्सोसाइटोसिस का। और मैंने कहा था कि ये दोनों टर्म आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये दोनों टर्म आपका फूड को इंग्लूफ करने के लिए, यानी कि फूड को यहाँ पे एंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि किस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफाई किया गया है, जो कि अमीबा के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। ये प्रोसेस जो है आपको अमीबा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अमीबा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से सेल चैप्टर से, वो पूछा जाता है जो आपका साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ जो डे 3 डिस्कस करूँगी उसमें हम साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करेंगे, मीन सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम कवर करने वाले हैं 1 by 1। आई होप ये सेशन आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में, और इन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से कवर करना है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। कहीं से भी कुछ भी टॉपिक जो है इस तरीके से उठा के आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को कवर करना है, और मैं कोशिश करूँगी कि जितना बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।